तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग क्या होती है। अगर आप किसी चीज़ को एक बार में याद करना चाहते हैं तो आपकी जो भी मान्यताएं हैं उससे उलट आपको सोचना पड़ता है। यानी आपकी मान्यताओं के खिलाफ व्हाट यू आर बिलीविंग यू हैव टू थिंक अगेंस्ट इट। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। इस कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग के बहुत फायदे हैं। एक, इतना ज़बरदस्त कंसेप्ट क्लियर होता है, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा, पहली बार में याद होता है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA, जिसको 2024 में नोटिफाई किया गया, आप उसके बारे में जो भी जानते हैं मैं उससे ठीक उल्टा शुरू करता हूं। देखिए कैसे। कुछ माइग्रेंट्स हैं, उनके पास प्रॉपर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, पर ये ऐसे वैसे माइग्रेंट्स नहीं है। हिंदूज हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख्स हैं, जैन्स हैं, पारसीज हैं, क्रिश्चियंस हैं, जिनको अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में परसिक्यूट किया गया। परसिक्यूट करना मतलब उन्हें बड़ी यातनाएं दी गई, टॉर्चर किया गया, सिर्फ इंडिया के या इंडिया के मज़हब से रिलेटेड होने की वजह से इन्हें बहुत यातनाओं का सामना करना पड़ा। और अगर वो यहाँ पर इंडिया में दिसंबर 31, 2014 से पहले एंटर किए हुए हैं तो फिर उन्हें यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। अब चलिए कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहला, रिलीजन कैसे याद करें? सारे रिलीजन एक्सेप्ट मुस्लिम्स को छोड़कर। अभी इस बात को ध्यान में मत लाइए कि CAA बनाया ही गया है कि उसके बाद NRC ले आया जाए और मुस्लिम्स को सेकंड हैंड सिटीजनशिप दिया जाए। अभी उस तरफ मत जाइए। अभी सिंपैथेटिक होकर सोचिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाकई एक अच्छा एक्ट है। टारगेटेड लोग, जिनको यातनाएं दी गई, जिनको टॉर्चर दिया गया, जिन हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज को और क्रिश्चियंस को परसिक्यूट किया गया अफगानिस्तान में, वो तो फेल्ड स्टेट है, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में, और जो दिसंबर की 31 तारीख 2014 से पहले तक इंडिया में अगर एंटर हो गए शरण लेने के लिए, तो आर्टिकल 11 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि आप उनको सिटीजनशिप दे सके। तो जैसे ही आप इनको सिटीजनशिप देने के लिए इन आर्टिकल्स के तहत आते हैं, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की कोई एक चीज़ वायलेट होती है, वो ये है कि सबको समान अधिकार और बराबरी का मौका। अब आपने मुस्लिम्स को इसमें से एक्सक्लूड कर दिया, ये पहला ऑब्जेक्शन है। तो मुस्लिम्स परसिक्यूट नहीं करते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश में कहाँ कभी ऐसे बहुत कम आते हैं कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया हो, परसिक्यूट किया गया। उन्हें कौन परसिक्यूट करता? नहीं। अब मुस्लिम छोड़ के हर किसी को परसिक्यूट किया जाता। इसलिए ये इसका जस्टिफिकेशन है कि हमने मुस्लिम्स को, हाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमें रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन वहाँ उनको जब तकलीफ ही नहीं दी जाती और वो वहाँ से छोड़कर यहाँ आने को तैयार ही नहीं है, तो फिर क्या ज़रूरत है उनका नाम लेने की? का ठीक है, नाइस। पर हमारे ये 3 ही नेबर्स तो नहीं हैं, हमारे और भी नेबर्स हैं। श्रीलंका है, नेपाल है, तिब्बत है, चाइना जिस पर आज कब्जा कर लिया और हमने इसको रिकॉग्नाइज भी किया है, म्यांमार है, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, म्यांमार, इनका क्या? यहां पर भी तो यातनाएं और प्रताड़नाएं हुई हैं। क्या हम इनको इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, श्रीलंका में तमिलियंस, ये उनके पॉपुलेशन का हिस्सा है श्रीलंका के, और सिन्हाला ने इन्हें बहुत, गृह युद्ध जो हुआ था LTT को खत्म करने के लिए, उसके तहत सिन्हालाज ने, जो वहाँ की मेजॉरिटी है, जो 61% के आसपास है, उन्होंने इन तमिलियंस पर बड़े अत्याचार किए। तो तमिलियंस सिर्फ इंडिया के तमिलनाडु में ही नहीं है, एक बड़ा हिस्सा इंडिया के तमिलनाडु से श्रीलंका में गया। वो खोलाज नाम के राजा के, चोल साम्राज्य जिसे आप कहते हैं, दरअसल उसका प्रोनाउंसिएशन खोल है, तो चोल साम्राज्य या खोल साम्राज्य के ज़माने से वो तमिलियंस वहाँ रहते हैं। उन्हें गृह युद्ध में मारा गया, उनको सेकेंड हैंड सिटीजन बनाया गया, उन्हें बराबरी का हक नहीं दिया जाता, उनकी लैंड पे आर्मी ने कब्जा कर लिया है। अब एक नई चीज़ खुल गई है वहाँ पर,
क्या खुल गया है कि आर्मी उनके गांव के चारों तरफ कटीली बाड़ लगा देती है, ऐसे जैसे ये तमिलियंस जो श्रीलंका में रहते हैं वो किसी ओपन जेल में रह रहे हैं। और इनके मंदिर हैं जो ये हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, तो इनके जो मंदिर हैं, इन मंदिरों के पास ठीक लाकर बुद्ध के, गौतम बुद्ध के मानने वाले सिन्हाला मंदिर वो बना दे रहे हैं। सिन्हाला मंदिर वो बना दे रहे हैं। तो क्या करें इसके लिए, कैसे करें बताइए? क्या ये टारगेटेड हैं? हाँ। टारगेटेड माइग्रेंट्स हैं? हाँ। इंडिया में रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं? हाँ। तमिलनाडु के चेन्नई के बाहर और कई गांवों के बाहर? हाँ। क्या ये 2014 की 31 दिसंबर से पहले एंटर हुए थे? हाँ। क्या ये परसिक्यूटेड है, इन्हें यातनाएं प्रताड़नाएं दी गई हैं? हाँ। तो फिर आप इनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में अगर ये इतना ही सिंपैथेटिक, इतना ही सिंपैथी और रहम दिल अगर ये एक्ट है, तो फिर आप इसमें तमिलियंस को क्यों छोड़ रहे हैं? 59,000 श्रीलंका से आए हुए तमिलियन रिफ्यूजीज 100+ रिफ्यूजी कैंप्स में रहते हैं। क्या ये हिंदू हैं? हाँ। क्या ये प्रताड़ित हैं? हाँ। क्या इन्हें यातनाएं दी गई हैं? हाँ। दिसंबर 31, 2014 से पहले आए थे? हाँ। फिर आप इनको क्यों नहीं देते? डिकेड एंड हाफ, 15-15 सालों से यहाँ पड़े हुए हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट इनको फ्री एजुकेशन, थोड़ा सा राशन, थोड़ा सा अलाउंस देती है। भाई रिफ्यूजीज हैं, अपने लोग हैं, वहाँ फंस गए थे, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन सीए कहता है कि कोई वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। आप एक एफिडेविट कर दीजिए कि हम यहाँ से आए, बस। रिलैक्स्ड डॉक्यूमेंट्स है, दिखाने की ज़रूरत नहीं। तो कम से कम श्रीलंका के लोग ये तो एफिडेविट करने को तैयार है, तो दीजिए इनको सिटीजनशिप। क्यों नहीं देते? और यहाँ पर जो पुराने लोग हैं वो लौट कर श्रीलंका जाना चाहते हैं, जो नए लोग हैं वो इंडिया में रहना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं। फिर श्रीलंका की इकोनॉमी अभी वहाँ पूरी बिखर गई, तब वहाँ पे से लौट कर कोई भी नहीं जाना चाहता। इनके ओवर पॉपुलेटेड रिफ्यूजी कैंप्स हैं। रिफ्यूजी कैंप्स में एक बात याद रखना, अभी गाजा के हॉरिबल सीन्स हमने देखे हैं, अल्लाह एक बार। वहाँ सैनिटेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, महामारी फैलती है, लाशें सड़ रही हैं गाजा में। तो यहाँ तो लेटरिन की कोई सुविधा नहीं, परमानेंट लेटरिन बना के नहीं दे सकते, फिर आप अपनी कॉलोनी बसाने लगो। और गाँवों की तरफ जो रिफ्यूजी कैंप्स खोलो, वहाँ ये रहने को तैयार नहीं है। क्यों? जॉब्स नहीं है, वहाँ रिसोर्सेज नहीं है। एक तो इनको कोई उतनी पेमेंट नहीं देता जितना एक इंडियन सिटीजन को हायर करने पे पेमेंट देगा। क्यों? हर कोई इनको एक्सप्लॉइट करना चाहता है, ये बाहर से आए। वैसे ही बांग्लादेशीज है, बांग्लादेशीज को हर कोई मजदूर रखना चाहता है छुपा कर। क्यों? इन्हें बहुत कम पैसा देना पड़ता है, वरना मैं थाने में बता दूंगा अगर तू मुझसे बराबरी मिनिमम वेजेस मांगेगा, काम कर जी। अब उसको भी पता है वापस जाके कोई फायदा नहीं, वो भी जी रहा है ऐसा। तो श्रीलंका के लोगों ने क्या गड़बड़ की है? श्रीलंका तो हमारा फ्रेंड भी है, श्रीलंका तो हमारा, और वहां पे तो हिंदूज और बुद्धिस्ट हैं। बुद्धिस्ट ने हिंदूज को परसिक्यूट किया, तो हिंदूज को हमें लेने में क्या प्रॉब्लम है? ये पहला प्रॉब्लम हुआ जैसे ही आपने सीए के साथ सिंपैथी जताई, कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग शुरू हुई, ये पहला प्रॉब्लम। अब दूसरा देखिए, बांग्लादेश। आप इंडिया में क्या कह रहे हो? बांग्लादेश घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हमारे यहाँ दीमक की तरह है, वो हमारे रिसोर्सेज को ले रहे हैं। ये बांग्लादेश से आए हुए लोग हमारा खून चूस रहे हैं। आसाम में ये बात बहुत ज़ोर से फैली, आप चुनाव जीत कर आए। बिल्कुल सही बात है, ये बांग्लादेश के लोग सब कुछ हमारा खा लेते हैं। एक तो हमारे पास वैसे ही रिसोर्सेज नहीं, अपने लोगों के लिए नहीं, इनको कहाँ से दें? तो आसाम ने कहा कि नहीं यार, सबसे ज़्यादा तो हमारी डेमोग्राफी चेंज हुई है, हमारी पॉपुलेशन चेंज, तो हम तो पूरा एनआरसी करवाएंगे। तो कहाँ सीएए पे बात हो रही थी, उन्होंने तो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स बनवाया। किन्होंने? हमारे आसाम ने, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ असम। उसमें उन्होंने जनवरी 1, 2018 को 1,90,00,000 आसामीज लोगों का नाम रिलीज किया है। बहुत लोगों के नाम छुड़ गए, बड़ी आवाज़ें उठी 1 जनवरी 2018 की इस लिस्ट में, बड़ी आवाज़ें उठी।
तो उन्होंने इसको रिवाइज किया और जुलाई 30 2018 को उन्होंने सेकेंड लिस्ट फाइनल ड्राफ्ट निकाला और उसमें बाकायदा चेक किया उन्होंने, हर चीज़ चेक की, लाओ डॉक्यूमेंट्स लाओ, लाओ इसका सबूत लाओ, लाओ उसका सबूत लाओ। बहुत लोगों ने इस बात का फेयरनेस, ये फेयर नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। जैसे आपका नाम जैतुन निसा है, जैतुन उर्दू अरबी का वर्ड है जैन, जैतुन, इन्होंने जैतुन लिख दिया, जैतुन। क्यों? सुनने वाले के कान काफिर थे, उसने कभी अरेबिक और उर्दू नहीं सुनी। जैसे आपके कान संस्कृत के लिए काफिर है, आपके कान संस्कृत के लिए काफिर है। अभी आपको एक वर्ड सुनाऊं, कहूं दोबारा दोहराओ, नहीं दोहरा, फिर कहूं कि इंग्लिश में ये वर्ड लिखो, तुर्दन शुंग भारती, क्या लिखोगे? क्या स्पेलिंग लिखोगे? स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई, प्रोसेस में फेयरनेस नहीं रही, तो 19 लाख लोगों का नाम कट गया। इसमें 15,60,000 हिंदू थे, बाकी मुस्लिम्स थे। इन लोगों ने हंगामा कर दिया भाई। क्यों? ज्यादातर हिंदूज थे, बंगाली हिंदूज थे और बंगाली मुस्लिम्स थे, लेकिन बंगाली मुस्लिम्स कम थे, ज्यादातर तो हिंदूज ही थे साहब। और वो आसाम में बंगाली इमिग्रेंट्स को ड्राइव आउट करना है। बंगाल बोलने वाले लोगों ने आके हमारी स्टेट को ओवर पॉपुलेट कर दिया है, हमारे रिसोर्सेस पे कब्जा कर लिया है। और बहुत सारों का नाम था, इंक्लूडेड था। आसाम ने ये कहा कि जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बने थे, जिनको आज हम पाकिस्तान और बांग्लादेश बोलते हैं, जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बने थे तब से इमिग्रेशन चालू है। जो हिंदू बांग्लादेश में नहीं रहना चाहते थे, यानी उस समय बांग्लादेश तो था नहीं, ईस्ट पाकिस्तान था, वो हिंदूज ने माइग्रेट किया इंडिया की तरफ, उन्होंने इंडिया की तरफ माइग्रेट किया। 1947 से माइग्रेशन शुरू है, तो 1947 की कट ऑफ डेट लगा, उसके बाद जो बाहर आया है वो सब बाहर के। उन्होंने कहा नहीं। फिर ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई हुई। 1971 में बांग्लादेश का वार हुआ, इंडिया ने बांग्लादेश से आए हुए 1 मिलियन से ज़्यादा रिफ्यूजीज़ को ट्रेन किया, बंदूक दी, हमला हुआ, पाकिस्तान से आज़ाद हुआ, बांग्लादेश बना, मुजीबुर रहमान की मदद की, ब्लडी वार हुआ लिबरेशन का, वो आज़ाद हुआ। आज़ाद हुआ तो जो रिफ्यूजीज़ आए थे उसमें से बहुत सारे वापस नहीं गए, वो यहीं रुक गए, खासकर हिंदूज रुक गए, वो यहीं रुक गए। फिर वहाँ पर जो फाउंडर थे बांग्लादेश के, मुजीबुर रहमान साहब, उनके गुजरने के बाद वहाँ पे ऐसी कुछ सरकारें आई जो बिल्कुल यहाँ बीजेपी जैसे सुनाई देती है कि मुस्लिम्स के खिलाफ है, वो हिंदूज के खिलाफ थी। फिर माइग्रेशन शुरू हुआ, फिर हिंदूज का माइग्रेशन शुरू, रिपीटेड वायलेंस या खबरें आने लगी, छोड़ छोड़ के लोग आने लगे और आसाम में रहने लगे। आसाम गुस्सा हो गया इस बात से, आसाम को लगा कि ये सारे बांग्लादेशी क्यों आसाम ही क्यों जाते थे, आसाम में रिसोर्सेज ज़्यादा थे, ऑयल निकलता था आसाम में, इंडस्ट्रीज में, दिगबोई, नहर काटिया, बोंगई गांव, नूना माटी, ये सब जगहें हैं जहाँ तेल मिला था। टीक प्लांटेशन और टी प्लांटेशन, चाय भी बनती थी, टीक भी बनता था पूरी दुनिया में, तो वहाँ काम के अवसर ज़्यादा थे, तो माइग्रेट करने वाला आसाम में ज़्यादा जाके सेटल होता। धीरे धीरे आसामीज का परसेंटेज, आसाम के लोग कहते हैं, कम होने लगा, बाहर से आने वाले लोगों का बढ़ने लगा। लेकिन सिर्फ बांग्लादेश से तो इमिग्रेशन नहीं हुआ ना, वेस्ट बंगाल इंडिया का जो हिस्सा है उससे भी इमिग्रेशन। ये भी बंगाली बोले, वो भी बंगाली बोले, आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, कैसे डिफरेंशिएट करो? 1979 में फिर आसाम में वायलेंस हुआ, फिर 1983 में 2000 लोगों को जिंदा काट दिया गया था नल्ली में, नल्ली पोग्राम कहते हैं, घेर कर बस्तियां काट दी गई, टुकड़े टुकड़े काटे गए बंगाली सेटलर्स के, खासकर मुस्लिम्स के, ताकि एक दहशत का माहौल बने, दिलों में दहशत जाए कि आसाम नहीं आना, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं। इन्होंने ऐसे किया साहब। और उसके बाद उन्होंने 1974 का कट ऑफ लगाकर एक रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाकर अपने लोगों का नाम इंक्लूड किया और 19 लाख लोगों का नाम निकाल दिया। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि 31 दिसंबर 2014 तक अगर आप इंडिया आए हैं तो यहीं के हुए हैं, यहीं रह जाइए, हमारे साथ रहिए, आप परसिक्यूटेड थे, बस इतनी कसम खा लीजिए।
और 19 लाख लोगों को अगर अब आसाम से निकाल दिया जाए तो वो कहाँ जाए, कहाँ जाए? तो गुस्से में आए हुए आसाम के लोग और आरएसएस और बीजेपी कहती है बांग्लादेश जाओ। बांग्लादेश में इतने रिसोर्सेज हैं ही नहीं, वो तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है जिसमें चावल की खेतियां होती हैं। वैसे ही 3 मिलियन रोहिंग्या रिफ्यूजीज उसके चित्तगोंग में आकर बस गए हैं साहब। अब यहाँ से 2 मिलियन यानी 19 लाख के आसपास इंडिया से खदेड़े हुए लोगों को और भेज दे तो उसके पास तो उतना खाना ही नहीं, वो तो गरीबी की खुद कगार पर, वो तो अपने ही लोगों का ख्याल नहीं रख सकता, तो ये 19 लाख लोगों का ख्याल क्या रखे? तो बांग्लादेश ने इंडिया से कंप्लेन की और कहा ऐसा कोई नरेटिव मत बनाओ जिससे यहाँ पर कम्युनल पार्टीज पावर में आए। वहाँ शेख हसीना की गवर्नमेंट है बांग्लादेश। उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा कहोगे तो यहाँ पर जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो इस बात को बहुत बड़ा मुद्दा बना के कि वहाँ से लोगों को निकाल कर बांग्लादेश, इंडिया अपने लोगों का नाम काट कर बांग्लादेश भेज रहा है, वैसे ही हमारे पास नहीं है, हमें इंडिया से लड़ना चाहिए, हमें चाइना के करीब जाना चाहिए। और वो इलेक्शन जीत कर आ गए और उन्होंने सरकार बना ली तो उनके चाइना के साथ संबंध मजबूत हो जाए। तो हिंदू इंडिया हमें चारों तरफ से घेर रहा है और लोगों को हमारे अंदर ढकेल रहा है। ये नरेटिव वहाँ की कम्युनल पार्टीज दे रही हैं, आपके सीए की वजह से दे रही हैं। आपके सीए की, जैसे आपके यहाँ आप इलेक्शन जीत रहे हो ना ये कह के कि बांग्लादेश से आए लोग आपके रिसोर्सेस ले रहे हैं, वैसे वहाँ वो इलेक्शन जीत रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये इंडिया वापस लोगों को, अपने लोगों को हमारे ऊपर थोप रहा है, ढकेल रहा है, लिस्ट बना बना के भगा रहा है। तो उन्होंने, शेख हसीना ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ये बात कही। एंड दैट इज अ चैलेंज वी आर मेकिंग फॉर द प्रो सेक्युलर पार्टीज इन पावर इन बांग्लादेश। डिनायल ऑफ सिटीजनशिप हो रहा है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बंगाली मुस्लिम्स, ठीक है, इनको आप ये कह के, और वो उसमें से मैक्सिमम से ज़्यादा वेस्ट बंगाल से माइग्रेट करके आए। आपने रिलीजन के बेसिस पे सीए लाया हुआ है, आपने रिलीजन के बेसिस पे सीए लाया हुआ है। और आसाम ने शेल्टर दिया था थाउजेंड्स ऑफ बंगालीज को, रिफ्यूजीज को, और शेल्टर देके उनको गन दिया था और गन देकर वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़े थे। ईस्ट पाकिस्तान उन्होंने लिबरेट करवाया था, लेकिन उसमें जो हिंदूज थे फिर वो वापस ही नहीं है। आसाम कहता है कि हमें वो हिंदूज भी नहीं चाहिए, हमारे रिसोर्सेस कम है, हमें ना मुस्लिम चाहिए ना हिंदूज चाहिए। ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं। और बांग्लादेश का पहला ऑब्जेक्शन सीए के अंदर ये लिखा हुआ है, पहले तो सारे रिलीजन के नाम लिखे हुए हैं माइनस मुस्लिम्स, हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट, सबके नाम लिखे हुए माइनस मुस्लिम, मुस्लिम छोड़। दूसरा लिखा हुआ है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। बांग्लादेश कहता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान थियोक्रेटिक स्टेट है। थियोक्रेटिक मतलब वो एक रिलीजन विशेष के नाम पर बने हुए राज्य हैं, कंट्रीज है। इस्लामिक स्टेट ऑफ, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो इस्लामिक रिपब्लिक है। और अफगानिस्तान भी ऐसे ही, वो तालिबान वहाँ भी पावर में। पर मैं तो सेक्युलर हूँ, जैसे इंडिया सेक्युलर है, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर रिपब्लिक, मैं भी सेक्युलर हूँ, मेरा नाम क्यों आ रहा है, मुझे ले जाके उनके साथ क्यों खड़ा किया आपने? बांग्लादेश का इस बात पे ऑब्जेक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्शन। और इक्का दुक्का जो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा होती है वो उससे बहुत कम है जो मुसलमानों के खिलाफ हिंसा इंडिया में होती है। और वहाँ के, यहाँ के वही अखबार आप पढ़ोगे तो प्रॉम्प्ट एक्शन होता है परपेट्रेटर्स के खिलाफ। यहाँ ऐसा नहीं है कि मुस्लिम महिला का जिसने रेप किया वो 14 लोगों को छोड़ दिया। क्यों? रेप संस्कारी लोग थे, रेप किया मुस्लिम का किया ना, किसी और का नहीं किया। तो ये चीज़ें देखो, CAA एक है रूल जो है न्यूज़ में, लेकिन इतनी सारे कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं। इससे मेंस का क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस इन इम्प्लीमेंटिंग इट। अभी और कॉम्प्लिकेशन तो शुरू हुए हैं, लीजिए मैं और एक बताता हूँ। आसाम ने ये किया था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से बहुत पहले उन्होंने अपना एक NRC करवा दिया, और NRC करवाने के बाद उन्होंने अपना एक रजिस्टर ला लिया। उस NRC के रजिस्टर में उन्होंने ये लिखा कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स अपडेटेड 1985 आसाम अकॉर्ड के तहत
मार्च 24 1971 से पहले जितने लोग यहाँ आए वो किसी भी रिलीजन के हों, लेकिन मार्च 24 1971 से पहले जितने लोग यहाँ आए वो हमारे लोग हैं, हमने उनको अपना लिया, भले वो उससे पहले। लेकिन मार्च 24 1971 को लड़ाई शुरू हुई थी, तो वहां से तो बहुत बड़ा इन्फ्लक्स आया था रिफ्यूजीज का, उनको कैसे लेंगे, फिर तो आसामीज ही नहीं बचेंगे। तो कट ऑफ डेट मार्च 24 1971 है। इनका कहना है सीए वालों का नहीं, कट ऑफ डेट दिसंबर 31 2014 है। अब दिसंबर 31 2014 ये सीए के में है, सीए आसाम में लगेगा, आसाम में लगेगा तो जितने उसके बाद आए अब सब यहाँ के लीगल माइग्रेंट्स, सब यहाँ के लीगल माइग्रेंट्स। चलो मुस्लिम्स नहीं बन सकते क्योंकि सीए में मुस्लिम्स नहीं लिखा है, लेकिन आसाम की डेमोग्राफी मुस्लिम से नहीं बदली है, बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन ने बदली। उसमें हिंदूज ज़्यादा हैं जो बांग्लादेश से आए, जो 47 के बाद आए उनको छोड़ दो, 71 के बाद आए उनको छोड़ दो, लेकिन उसके बाद भी आते ही रहे, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो वो क्या करेंगे, वो ओवर क्राउड करेंगे। आसाम को ये भी मंजूर नहीं, उसका कहना है कि जो बाहर से आया वो हिंदू है या मुस्लिम, उनको वापस जाना चाहिए। तो ये है जो प्रॉब्लम है। तो सिर्फ हिंदू नहीं, अदर नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज और हिंदूज, वो उतने सारे लोग आसाम में, क्या वो सीए की नोटिफिकेशन के तहत तो उनको हमको सिटीजनशिप देनी पड़ेगी, तो फिर आसाम में आसामीज ही नहीं बचेगा साहब। और आपने डॉक्यूमेंटेशन रिलैक्स किया हुआ है, एक एफिडेविट करना है। क्यों? आपने कहा कि जो परसिक्यूटेड है, यातना से गुजरा हुआ, प्रताड़ित है, उसके पास कागजात नहीं है तो एफिडेविट करो। तो ऐसे तो सारे ही लोग एफिडेविट कर देंगे, सारे ही लोग एफिडेविट कर देंगे तो आसाम तो पूरा बंगाली स्पीकिंग हो जाएगा, फिर असमिया बोलने वाले कितने लोग रहे। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। तो उनका कहना है कि सीए में स्टेट स्पेसिफिक मॉडलिटी लेकर आओ, यानी हर राज्य के बारे में अलग अलग रूल होना चाहिए। एक रूल नहीं चलेगा कि दिसंबर 31 2014 से पहले जो यातना से गुजरा हुआ, जो प्रताड़ित है, जो आ गया इंडिया, वो हमारा। या फिर हमें इनर लाइन परमिट दीजिए। इनर लाइन परमिट क्या है ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे, थोड़ा पासिंग रेफरेंस करता हूँ। इनर लाइन परमिट ये कहती है कि किसी और राज्य का इंसान अगर आसाम या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आए तो उसको आने से पहले एक फॉर्म भर के ये बताना होता मैं कितने दिन रुकूंगा, क्या काम के लिए आया हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो फिर तो इनर लाइन परमिट भरो साहब। और इनर लाइन परमिट में अभी मणिपुर को उन्होंने इंक्लूड किया था क्योंकि सीए में वोट चाहिए थे। किसने इंक्लूड किया था? भाजपा ने मणिपुर को इंक्लूड किया था और बाकी स्टेट्स को निकाल दिया था। तो उनका कहना है अरुणाचल प्रदेश का, मिजोरम का, नागालैंड, ये तीनों का आईएलपी है। क्या है आईएलपी? फिर से एक बार बताता हूँ। जैसे फॉरेन से आया हुआ विदेशी इंसान वीज़ा लेता है, वैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और अब मणिपुर, यहाँ जाने पर आपको परमिशन लेकर इन राज्यों में एंटर होना पड़ेगा। मणिपुर इज द लेटेस्ट जो इन क्लब में आया। अरुणाचल प्रदेश, ये प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ पर इनर लाइन परमिट है। तो आसाम कहता है फिर इनर लाइन परमिट मुझे भी दो, मेरे यहाँ भी अब कोई आएगा तो मैं उससे तो ये भरवाऊंगा भाई, कितने दिन के लिए आए हो, क्या करने आए हो, लिखो। तो फिर ऐसे क्यों? नहीं तो फिर डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा। त्रिपुरा में प्री पार्टीशन, पार्टीशन से पहले और पार्टीशन के बाद ईस्ट पाकिस्तान से और खासकर बांग्लादेश की लड़ाई के वक्त बहुत सारे हिंदू आए और वो रहने लगे। बहुत सारे आए, कितने आए मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1901 में शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहती हैं वहाँ पे त्रिपुरा में, 1,73,000 के आसपास उनकी पॉपुलेशन थी 1901 में। आज से 125 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। वो 50.09% पॉपुलेशन इंडिजीनियस यानी यहाँ के रहने वाले लोगों की है। 1941 में ये बताया गया कि त्रिपुरा के मूल निवासी 50.09% है, बाकी लोग बाहर से आए। 1951 आते आते ये घट गई साहब, 36% हो गई। 1971 के सेंसस में 28.95% हो गई। 1981 के सेंसस में 28.44% हो गई। तो फिर बाकी कौन थे? तो ये बंगाली बोलने वाले हिंदूज थे जो बांग्लादेश से आए थे। आसाम का कहना है कि
असम में एक नारा देती है बीजेपी और आरएसएस, कहती है कि दूसरा कश्मीर हम आसाम को नहीं बनने देंगे, लेकिन आसाम के लोग कहते हैं ना हम आसाम को दूसरा कश्मीर बनने देंगे, ना दूसरा त्रिपुरा बनने देंगे। अब त्रिपुरा भी नहीं बन रहे। मेघालय का कहना है कि फिर आसाम को अगर ये करोगे तो मुझे भी इनर लाइन परमिट चाहिए। मेरे यहाँ पर भी गारो, खसी और जैंतिया कम्युनिटीज को छोड़कर जो बाहर से आएगा उसको फिर फॉर्म भरना पड़ेगा। क्यों आया है, कितने दिन के लिए आया है, कब जाएगा, वो अपने उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, वो अपने उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। तो वहां पर सीए के खिलाफ पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक वो है कि हमने बड़ी मेहनत करके साहब, बड़ी मेहनत करके एक रजिस्टर बनाया। उसमें हमने मार्च की 24 तारीख 1971 बांग्लादेश वार के पहले के लोगों को जमा किया। अब आप कह दो दिसंबर 31 2014, तो फिर तो कोई बचेगा ही नहीं, सबको ही मिल जाएगी सिटीजनशिप। तो हमारे इंडिजीनियस लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए मणिपुर में, नागालैंड में, त्रिपुरा में, आसाम में बहुत ज़ोर से एंटी सीए एजिटेशन होता है, एंटी सीए एजिटेशन होता है। सिक्किम में भी वो कह रहे हैं कि हमें भी इनर लाइन परमिट दो, या हमें भी आइडेंटिफाई करना है कौन बाहर से आया कौन नहीं आया, और हम सीए के तहत उनको सिटीजनशिप नहीं दें, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। फिर धर्मशाला में रहते हैं साहब बहुत सारे तिब्बत से आए हुए रिफ्यूजीज जो हमारे दलाई लामा के साथ आए। क्या वो परसिक्यूटेड है? हाँ, चाइना उनको पकड़ के जेलों में डालना चाहता था, परसिक्यूटेड है। क्या वो बुद्धिस्ट है? हाँ। क्या वो यहाँ कई सालों से रहते हैं? हाँ। फिर वो बुद्धिस्ट भी है, तो उनको किस बिना पे छोड़ दिया आप? उनको किस बिना पे छोड़ दिया? तो ये कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जब हम कोई कानून लगाने जाते हैं। ये कानून का मेंस एनालिसिस है। अब आइए अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर इस लेक्चर को हम बंद करें। अरुणाचल प्रदेश में चकमा और हजोंग ऐसे दो रिफ्यूजीज हैं जो चित्तगोंग के हिल्स से आए हैं बांग्लादेश। उनका कहना है हम परसिक्यूटेड हैं साहब, और यहाँ रहते रहते कम से कम उनको 50-60 साल हो। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपना केस लग रहा। सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि साहब इनको 2015 में इनके हक में डिसीजन दिया कि चकमा और हजोंग रिफ्यूजीज को आप सेटल करवाइए, उनको सिटीजनशिप राइट्स दीजिए। ठीक है, उनको सिटीजनशिप राइट्स दीजिए, और 1964 और 1969 के बीच में जो लोग आए उनको आप सिटीजनशिप दीजिए। अरुणाचल प्रदेश कहता है कि बाकी लोग रहते हैं, जो वो कहते हैं, जो वहाँ की इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ है, वो कहती है चकमा हजोंग को अगर आप दोगे क्या दोगे? सिटीजनशिप, तो नए आए हुए चकमा हजोंग को भी दोगे क्या? और पुराने वालों को भी दोगे तो फिर तो हम आंदोलन करेंगे, फिर हमें भी इनर लाइन परमिट चाहिए, फिर हम भी चकमा हजोंग से फॉर्म भरवाएंगे कि हमारे राज्य में नहीं रहना। और आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट उठाकर सबको एक साथ नहीं दे सकते। देखिए, एक लॉ जिसको हमने कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग के तहत सिंपैथेटिक होकर सुनना शुरू किया, उसने इतनी सारी बातें पैदा कर दी था, उसने इतनी सारी बातें पैदा कर दी, ये इतना आसान नहीं है। तो ये था सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 की न्यूज़, जिसको हम सुनते क्या हैं और जब सच में आईएएस की तैयारी करते हैं तो वो क्या निकलता है, आपने फ़र्क को देख लिया।